हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, अब तक हमने देखा लाइट का क्या नेचर देखा था। लाइट, जो कि एक नेचर तो सब जानते थे, कौन सा? वेव नेचर। और दूसरा नेचर हमने देखा कि लाइट किस तरह बिहेव कर सकती है पार्टिकल। लेकिन जैसा कि हमने बोला था कि स्टोरी में ट्विस्ट है। ऐसा नहीं कि लाइट ही है जो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। अगर आप मटेरियल पार्टिकल लो तो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा ही नहीं। लेकिन एक और ट्विस्ट, क्या? ये वाला, दैट पार्टिकल विल ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव। ओके, लाइट हैज अ वेव नेचर as well as a particle nature, and particle also has a particle nature as well as a wave nature। ठीक है, यहाँ पर इसलिए तो हमने चैप्टर का नाम दिया है। चैप्टर का नाम क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन का ड्यूअल नेचर और मैटर का ड्यूअल नेचर। इनमें से क्या है कि हम रेडिएशन का एक नेचर जानते थे और दूसरा आज हमने प्रूव किया। उसी तरह मैटर का एक नेचर तो हम जानते हैं, पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब क्या होता है? which has a mass, okay, and occupy some space, okay, and having some momentum। उन सबको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पार्टिकल। तो पार्टिकल वेव की तरह भी बिहेव करेगा। कहने का मतलब क्या है कि हमने देखा था, पता है, वेव में कि वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि यहाँ से अगर आप लाइट डालते हो, ठीक है, यहाँ से लाइट अगर डालते हो ऐसे ऐसे, तो हमें ऐसा पहले लगता था कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, लाइट तो ऐसे जाएगी, ठीक है। लेकिन लाइट ये वेव है, इसीलिए हमें यहाँ पर बहुत सारी जगह पर ऐसा मिला कि नहीं, लाइट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है। ये है लाइट, ठीक है। उसी तरह अगर अगर बच्चों आप सोचो कि आपने छोटे से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डाले, ठीक है, आपने स्ट्रेट डाले और सोचा कि ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट है, अब तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो वो यहाँ पर स्ट्राइक होंगे और यहाँ पर स्ट्राइक होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो कहाँ स्ट्राइक होंगे। दे कैन स्ट्राइक एनीवेयर, ठीक है। बहुत बड़ी डिस्कवरी है ये तब भी पॉसिबल हो सकता है जब ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करने लगे बच्चों? वेव की तरह, ठीक है। ओके, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वेव नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल। वेव नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल, ठीक है। उसके अंदर हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। बहुत बड़े साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। हालांकि अगर आप देखो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, या तो ये डी ब्रोगली को डी ब्रॉय ऐसा बोलते हैं, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है। हमको ब्रोगली दिखाई देता है, वहां पर ऐसा बोलते हैं डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। आप वहां पर जाके पूछो कि भैया मुझे डी ब्रोगली के घर पे जाना है, तो बोलेंगे ये डी ब्रोगली कौन है? वहां पर आपको ऐसा बोलना है, डी ब्रॉय। ओके, ये LIE तो वहां पर साइलेंट कर दिया। ओके, ठीक है, वो तो ऐसी स्टोरी वाली बात हो गई। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू, देखो, हाइपोथेसिस कहने का मतलब क्या है? इन्होंने कोई प्रैक्टिकल वैक्टिकल कुछ नहीं किया था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, वैसे ही स्टेटमेंट दे दिया था अपनी PhD में, ठीक है। क्या हाइपोथेसिस में उन्होंने बोला था? दैट नेचर शुड बी, एवरीवन विल राइट, ओके, नेचर शुड बी सिमेट्रिक, nature should be symmetric with everyone। Okay, nature should be symmetric with everyone. If radiation can behave like matter, if radiation can behave like matter, then matter also can behave like radiation। रेडिएशन मतलब कि वेव। अगर वेव मैटर की तरह बिहेव करती है
ठीक है। तो मैटर भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए, चाहिए और चाहिए। ठीक है, नेचर किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेगा, सबको इक्वल चांस देगा। वेव को चांस क्या दिया? पार्टिकल बनने का। आखिर में वो वेव तो है ही, लेकिन उसको पार्टिकल बनने का चांस दिया, ऐसा सोचे। ठीक है, तो फिर अगर पार्टिकल है तो उसके पास पार्टिकल नेचर है, तो उसको भी वेव बनने का चांस देगा। कौन? नेचर। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला? बहुत सिंपल एक बात अगर मैं बोलूं, इफ एनी पार्टिकल if any particle is behaving like a wave, अगर कोई वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है, then it should possess some wavelength, it should possess, सही बात है कि नहीं? हाँ, possess some definite wavelength, कुछ definite wavelength होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, और उन्होंने इक्वेशन भी दी है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, according to de Broglie, a particle of mass m, कितना मास है उसका? m, is moving with, देखो ये मूविंग पे मैं ज्यादा स्ट्रेस दूंगा, मूविंग। ओके, इफ अ पार्टिकल m is moving with स्पीड v, उसकी स्पीड क्या है? v, then it can behave like wave। अच्छा, आप घर से ऑफिस की ओर जाते हो, घर से स्कूल की ओर जाते हो, ठीक है, कहीं भी जाते हो, कहने का मतलब आप मूव कर रहे हो। हाँ चलो, आप मूव कर रहे हो, मैं मूव कर रहा हूँ, सारे पार्टिकल। ठीक है, मैं इस पीसी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये पीसी भी मूव कर रहा है, इस पेन से मैं लिख रहा हूँ, पेन भी मूव कर रही है, सारी चीज मूव कर रही है। देखो एयर पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी मूव कर रहा है वो किसी तरह बिहेव करेगा, वो वेव। ओके, एंड इट्स वेवलेंथ इज गिवन बाय, and its wavelength is given by, उसकी वेवलेंथ कैसे देंगे? लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। क्या देंगे बच्चों? लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, और लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अगर एक बात बोले तो ये जो p है लीनियर मोमेंटम, ये किसके साथ अटैच्ड है? पार्टिकल के साथ, पार्टिकल नेचर। और ये किसके साथ है? वेव नेचर के साथ। किसके साथ अटैच है? वेव। कहने का मतलब ये क्या है? ये कॉम्बो है किसका? वेव और पार्टिकल का। अगर पार्टिकल, कोई पार्टिकल अगर वेव की तरह बिहेव करना चाहता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, वो कंडीशन क्या है कि वो मूव करना चाहिए और उसके पास सम वेलोसिटी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, चलो ये इट इज वैलिड फॉर फोटोन ऑल्सो, इट इज वैलिड फॉर फोटोन। अगर आप फोटोन का मोमेंटम जानना चाहो तो आप क्या बोल सकते हो? एच अपॉन लेमड़ा। वो आपने नहीं बोला था एच एफ अपॉन सी, तो एफ अपॉन सी का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन लेमड़ा। ये फोटोन के लिए भी क्या है? वैलिड है। ठीक है, अभी बच्चों हम अगर बोले कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो ये मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है और उसकी ये वेवलेंथ होती है, तो हमें क्यों नहीं पता चलता कि हम वेव है? हमको तो ऐसा ही लगता है कि देखो हम जगह रोके खड़े हैं और कुछ वेव वेव नहीं है, ये लाइट कैसे सभी जगह फैल जाती है, तो हम तो एक ही जगह पर है, हम तो फैले हुए नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात बोल दूं। Okay, what is wavelength of light? Wavelength of light, wavelength of light कितनी है? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब बात करते हैं एक छोटे से पार्टिकल की जिसका मास है 1 किलोग्राम और जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। सोच, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको 100 मीटर पर सेकंड से भी आप मूव करा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, चलो उसके लेमड़ा फाइंड करें। लेमड़ा इज इक्वल्स टू क्या है?
h/mv। आपको h पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू 6.625, या तो 6 भी लिख सकते हो, into 10 raised to minus 34 divided by mass. What is the mass? 1 kilogram. And what is the velocity? 10. ओके, ये मैंने 1 किलोग्राम की बात की है बच्चों। तो क्या आंसर मिला? 6.625 इंटू 10 पावर माइनस 35 मीटर। ओ हो, चलिए अगर इसको मैं ऐसा लिखूं, 6.625 इंटू 10 रेज टू माइनस 25, तो 10 रेज टू माइनस 10 बचा, उसको मैं एंगस्ट्रॉम कर देता हूँ। लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 4000 एंगस्ट्रॉम, और इसकी वेवलेंथ 6.625 इंटू 10 रेज टू माइनस 25। कैसे लिखे? 0.000000000 कितना? 25 जीरोस होने चाहिए, ठीक है, उतनी कम उसकी वेवलेंथ है। ओके, मच स्मॉलर वेवलेंथ, मच स्मॉलर वेवलेंथ, ठीक है। अगर 1 किलोग्राम की बात करें तब भी ऐसा बोल सकते हैं कि मच स्मॉलर वेवलेंथ, तो आप और मेरा मास तो बहुत ज्यादा है बच्चों, और रेगुलर जो हम चीजें यूज करते हैं उसका मास तो 1 किलोग्राम से ज्यादा है, और उसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड नहीं, उससे भी ज्यादा हो सकती है, मे बी पॉसिबल। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब क्या है? बिकॉज wavelength associated with wavelength associated with common object is very less. common objects मैं बोल दूंगा, common objects is very less, very small, less नहीं बोलेंगे, small बोलेंगे, very small, बहुत कम है। ओके, that's why we are not able to detect, क्या हम डिटेक्ट नहीं कर सकते? वेव नेचर। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, ओके, let us consider an electron, okay, moving with speed 10 raised to 6 मीटर पर सेकंड। बच्चों, ये जैसी जैसी स्पीड से नहीं दौड़ता, 10 रेज टू 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये तो कम, कभी कभी 10 रेज टू 7 भी हो जाती है, बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़ता है, ठीक है। वो रिवॉल्यूशन कर लेता है ना अराउंड। हम एक एग्जांपल भी देखेंगे एटम चैप्टर में, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाके फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वापस आने में उसको 10 नैनो सेकंड लगती है, और उस 10 नैनो सेकंड में वो 10 रेज टू 7 रिवॉल्यूशन कर लेता है, ठीक है। आपको लग रहा है कि सर अभी फेंक रहे हैं, ठीक है, मैं फेंक नहीं रहा हूँ बेटा, मैंने कैलकुलेशन करके मैं बोला है, ठीक है। मैंने नहीं, मतलब कि ऐसा कैलकुलेशन दिखा रहा है कि इतना रिवॉल्यूशन करता है। अच्छा, चलिए इसकी डी ब्रॉगली डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालते हैं। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू व्हाट? एच अपॉन एम वी। अभी एच क्या है? 6.625 इंटू 10 रेज टू माइनस 34। ओके, और मास कितना है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, और वेलोसिटी कितनी है? 10 रेज टू 6। अब ये 9.1 है ना, इसको नियरली में 10 ले लेता हूँ बच्चों। कितना ले लेता हूँ? 10। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? 6.625 इंटू 10 पावर, ये देखो माइनस 31 और माइनस 34 कट होके -3, ठीक है। तो ये हो गया -3 -6, और ये 9 का 10 कट हो गया -1। सो व्हाट विल बी द आंसर? ये हो गया मीटर में, अगर हम देखें नियरली, हाँ बच्चों, तो ये हो गया 6.625 इंटू 10 रेज टू -10 मीटर, मीन्स नियरली 6.625 एंगस्ट्रॉम। तो अब ये वेवलेंथ थोड़ी सी कंपेरेबल हुई लाइट की वेवलेंथ से, तो हम बोल सकते हैं दैट यस, नाउ दिस wavelength is detectable
and measurable. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन हमें क्या निकाला, दैट एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब सबसे छोटे पार्टिकल जिससे हम एलिमेंट को बनाते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कैन बिहेव लाइक वेव। ठीक है, हालांकि अभी उन्होंने प्रूव नहीं किया था, पर बाद में साइंटिस्ट डेविसन और जर्मन ने प्रूव भी कर दिया था। यस, इलेक्ट्रॉन, स्पेशली उन्होंने इलेक्ट्रॉन को प्रूव किया था दैट यस इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव लाइक अ वेव, एलिमेंट्री पार्टिकल कैन बिहेव लाइक अ वेव। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? कोई भी पार्टिकल वो अगर वो मूव कर रहा है तो उसके पास वेवलेंथ होगी, और उस वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, इफ पार्टिकल इज मूविंग, देखो if particle is moving, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, then surely it will possess, surely it will possess काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, बोलिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर। क्या हम उसको पी स्क्वेयर अपॉन टू एम बोल सकते हैं? वैसे तो इसको कई बार हमने डिस्कस भी कर लिया है। ठीक है, इसको मैं m को m के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और m से डिवाइड करता हूँ, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर अपॉन टू एम हो गया। ओके, तो p इज इक्वल्स टू क्या होगा, टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब ये लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी है, तो एच अपॉन पी। ठीक है, तो ये सॉरी अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, सॉरी। Okay, so what we can write, therefore lambda is equals to h upon under root 2m काइनेटिक एनर्जी। बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो अगर दो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, एक हेवी है और एक लोअर है, ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं that two particles are there, one particle is having mass m1, second particle is having mass m2. Okay, I know their mass, but their kinetic energy are equal. काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू। ठीक है, तो और एक दूसरी बात कि m1 ग्रेटर देन m2 है, तो लेमड़ा का क्या रिलेशन होगा? देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, 2 और h भी कांस्टेंट है, सो व्हाट वी कैन से, लेमड़ा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट m। तो इसका मतलब क्या है कि अगर m1 ग्रेटर देन m2 है, so what we can say, lambda 1 will be less than lambda 2। मतलब कि जो पार्टिकल कम मास का होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, वो तो डिवाइड बाय एम है, वहां पर ही आपको पता चल जाता है। तो बच्चों, लैम्बडा का दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की दी हो तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। अभी एक और है, देखिए, सपोज suppose a charged particle, suppose a charged particle is passing through some potential difference। ठीक है, देखो अच्छी तरीके से, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये है 0 वोल्ट और यहाँ पर हम V वोल्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ आएगा, तब पार्टिकल के पास यहाँ पर जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि यहाँ आते आते किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, क्यू वी, क्योंकि इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो v था, तो व्हाट वी कैन से, क्यू वी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, कैन वी से। ठीक है, फिर से देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन टू एम। चलो, टू एम को इधर लेके जाता हूँ, सो टू एम क्यू वी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ओके, देयरफॉर अंडर रूट 2mqv is equals to p. Okay, therefore lambda is equals to h upon p is equals to h upon under root 2mqv
क्यू वी, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m/q_v। ठीक है, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कि जिसमें से चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो ये सा भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, हमें बहुत सारे फॉर्मूला मिले, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एक फॉर्मूला और भी है, सोचो। सपोज molecule possess kinetic energy because of temperature। ठीक है, हमने ऐसा देखा था कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी अगर है तो हम क्या बोल सकते हैं, हाफ के स्क्वायर। अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉरी हाँ बच्चों, हाफ के स्क्वायर नहीं, क्या हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 के बी टी। ठीक है, ये तो 3/2 नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि f/2 के बी टी। अब ये जो के बी है मैं आपको बोल दूं, हाँ बच्चों, के बी क्या है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ओके, के बी का मतलब होता है R अपॉन एन ए। ठीक है, R की वैल्यू जो है वो कितनी है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। बच्चों ये हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, और एन ए की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, आपको पता है पर मोल, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो पर मोल कट हो गया एंड यू विल गेट आंसर 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। हालांकि ये केबी की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए डायरेक्टली, ठीक है, वरना तो एग्जांपल सॉल्व नहीं कर सकते, या तो ऐसे दी भी होगी। और एफ क्या है, एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। याद आया कुछ, हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ इज इक्वल्स टू 3, किसके लिए, मोनोएटॉमिक के लिए, फॉर मोनोएटॉमिक। ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू 5, किसके लिए, डाई एटोमिक रिजिड रोटेटर, डाई एटोमिक रिजिड रोटेटर। ठीक है, तो मतलब कि अगर आपके पास एफ है तो इजीली आप, यहां पर जो मैंने लिखा वो स्पेशली किसके लिए लिखा बच्चों, मोनोएटॉमिक के लिए। ठीक है, तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 के बी टी कर सकते हो, तो यहां पर देखिए ये 2 कट हो गया। सो व्हाट वी कैन से, p square upon m is equals to 3 kbt। So what is p? p is equals to under root 3 kb। मैं b इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको k में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 3 kbt इंटू m। ठीक है, अभी लेमडा इज इक्वल्स टू, हमेशा हमारे पास h अपॉन p तो है, एक फॉर्मूले से हमें बहुत सारे फॉर्मूले मिल गए, टी एम, ये मोनोएटॉमिक के लिए है बच्चों। ठीक है, देखो हमने कितने फॉर्मूला डिराइव किए, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ठीक है, सॉरी, लेमडा लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m/qv। ठीक है, इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 3 kBTm। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूला है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है और कौन से रीजन से मूव कर रहा है, अच्छा अगर आपने देखा तो आप इजीली उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो। कंडीशन क्या होनी चाहिए, पार्टिकल मूव करना चाहिए। ठीक है, और वो वेव की तरह बिहेव करेगा। इफ पार्टिकल इज बिहेविंग लाइक वेव, अगर वो वेव की तरह बिहेव करना, देखो प्रॉब्लम थोड़े सॉल्व हो गए बच्चों, प्रॉब्लम तो अभी भी चल ही रहा है कि पार्टिकल अगर वेव की तरह बिहेव करेगा तो, इफ पार्टिकल इज बिहेविंग like a wave, then how can we detect its position, how can we detect its position and momentum,
मोमेंटम और पोजीशन कैसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये तो देखो बच्चों बहुत क्वांटम मैकेनिक्स की बात हो गई, लेकिन इस पर एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, हेजनबर्ग साइंटिस्ट थे। हेजन, अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिखा, हाँ हेजनबर्ग, आपने शायद केमिस्ट्री में भी सुना होगा, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था। इफ डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब अनश्योरिटी, पता नहीं कहां पर है पार्टिकल, यहां हो सकता है वहां हो सकता है। इफ डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी, डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अगर डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, देन डेल्टा एक्स इंटू, ये इंटू है बच्चों, इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई नियरली। ठीक है, या तो इसको इज इक्वल्स टू एच कट भी बोल सकते हो, इसको क्या नाम दिया है, एच कट, कभी कभी एच कट बोला जाता है, कभी कभी एच क्रॉस भी बोला जाता है। ठीक है, एच कट ये इसका मतलब होता है, ऐसा जब लिया हो तो इसका मतलब होता है एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जो अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब अनश्योरिटी, इफ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0, डेल्टा एक्स अगर 0 है मतलब कि अगर पोजीशन फिक्स है, अनसर्टेनिटी 0 है, तो डेल्टा पी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, उसका मोमेंटम फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और अगर डेल्टा पी, दो कंडीशन है बच्चों, इफ डेल्टा पी इक्वल्स टू 0 मतलब कि मोमेंटम इजीली अगर आप फाइंड कर सकते हो, तो फिर डेल्टा एक्स इन्फिनिटी मतलब कि उसकी पोजीशन फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, वी कांट फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम, we can't find position and momentum same time, at same time, हम पोजीशन और मोमेंटम को एक टाइम पे नहीं बोल सकते। ठीक है, एक पार्टिकल है लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, अब उस पार्टिकल का मास तो डिफाइनाइट है, पर क्या आप बोल सकते हो कि उसकी वेलोसिटी डिफाइनाइट है, नहीं, ये तो कैसी है बच्चों, वेरिएबल, कैसी भी हो सकती है, तो वेरिएबल है इसका मतलब क्या है, यही पार्टिकल देखो ऐसी वेव है रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसा नहीं वो ऐसी वेव भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, वो ऐसी वेव भी रिप्रेजेंट कर सकता है, कैसी, टीचो 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 टीचो, ठीक है, वो ऐसी वेव भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, कैसी भी वेव रिप्रेजेंट कर सकता है, सबको एडिशन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल एक साथ बहुत सारे वेव को लेके साथ में इधर उधर घूमता रहता है। ओके, देयरफॉर वी कैन से दैट a given particle, a given particle may represent any wave, any wave, okay, या तो different wave, okay, so therefore we can say given particle is combination of more than one wave। देखो ये बहुत बड़ा रिजल्ट लेके सामने आया कि एक पार्टिकल जो है वो एक वेव की तरह नहीं, बहुत सारे वेव की तरह बिहेव कर पाएगा। ठीक है, अब अगर देखो ऐसी वेव है एक, तो इसकी लेमड़ा फिक्स है, लेमड़ा कैसी है, फिक्स, लेमड़ा फिक्स है इंप्लाइज p इज इक्वल्स टू h अपॉन लेमड़ा। ओके, देयरफॉर p इज फिक्स्ड, p इज फिक्स्ड मतलब क्या, डेल्टा p इज इक्वल्स टू 0 मतलब मोमेंटम आपको पता चल गया, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कैसी है, 0, तो इसका मतलब क्या कि डेल्टा x इक्वल्स टू इंफिनिटी,
कहने का मतलब क्या है, that here particle can be anywhere, particle can be anywhere in wave, ठीक है। और यही से जन्म हुआ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर, ऐसा सब कुछ है ना। हाँ, और आपने केमिस्ट्री में वो ऑर्बिटल पढ़े होंगे, एसपीडीएफ, सब कुछ यहाँ से जन्म हुआ बच्चों। इसका मतलब क्या है कि ये जो उन्होंने बोला था डी ब्रोगली ने, वो गलत नहीं बोला था। उनसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हम अभी चला रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो एक अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, दैट अ पार्टिकल कैन आल्सो बिहेव लाइक अ वेव, ठीक है। उनसे उनको डी ब्रॉय को नोबेल प्राइज भी मिला था। आइंस्टाइन ने बोला था, हाँ दिस इज अ ग्रेट स्टेटमेंट, ओके। एयर पार्टिकल कैन बी एनीवेयर इन अ वेव, कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ 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 कहाँ ढूंढोगे, ढूंढो रे ढूंढो, ढूंढते रह जाओगे पार्टिकल कहाँ है, कहाँ है पार्टिकल, ठीक है। हाँ, उसका मोमेंटम फिक्स है, फॉर एग्जांपल आवाज आ रही है लेकिन कहाँ से आवाज आ रही है पता नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल ऐसी वेव रिप्रेजेंट करता है, देखो, ठीक है, तो यहां पर हम इसको लैम्बडा इज नॉट फिक्स्ड, लैम्बडा इज नॉट फिक्स्ड, तो P इज इक्वल्स टू क्या है, H अपॉन लैम्बडा, ओके। देयरफॉर P इज आल्सो नॉट फिक्स्ड। अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स में रस है थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होती है बच्चों, ठीक है। आप किसी भी चीज को कुछ भी नहीं बोल सकते। चौक है तो चौक को अगर आप चौक बोलते हो तो इसका मतलब आपने चौक की इंसर्ट कर दी। ये चौक कुछ भी बन सकता है, आप जैसा चाहो वैसा बन सकता है, ठीक है। आप बोलोगे सर अभी फेंक रहे हो आप, अब तो मुझे पक्का लगने लगा कि मैं इस चौक को मोबाइल बोलूं तो मोबाइल बनेगा। देखो, अगर क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में अंदर घुसोगे पूरी तरह, तब पता चलेगा कि हमारे जो ये नॉर्मल लाइफ के लॉज है ना, वहां पर तो काम ही नहीं करते, कुछ भी काम नहीं करते, ठीक है। आप गॉड में बिलीव करते हो तो गॉड को आप जिस शेप में इमेजिन करते हो वो शेप में बन जाते हैं, ठीक उसी तरह। यही से तो बच्चों गॉड पार्टिकल और वो सब का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। मतलब कि ये बहुत ये 21st सेंचुरी का अगर हम बोले बच्चों, ये क्लासिकल फिजिक्स था जो न्यूटोनियन के टाइम पर था। उसके बाद में आया मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रॉन ने वेव कैरेक्टर दिखाना शुरू कर दिया, इसीलिए अब आया क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। ये अच्छा अच्छा की धूल निकाल देगा क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। वैसे तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ लेकिन मुझे भी इतना नहीं पता, बट इट इज गोइंग टू बी आवर फ्यूचर, क्वांटम मैकेनिक्स, ओके। और यहाँ पर देखिए, अभी लेमड़ा फिक्स नहीं है तो पी भी फिक्स नहीं है। अगर पी फिक्स नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अभी डेल्टा पी इक्वल टू इन्फिनिटी तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो मतलब पोजीशन फिक्स है। अच्छा, पोजीशन फिक्स्ड है तो इसका मतलब कहां पर है, यहाँ पर कहां पर है, तो पार्टिकल वहां पर होगा, particle will be at that position, at that position where wave where wave has highest amplitude, where wave has highest amplitude। क्यों, क्योंकि वहां पर सबका कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होके, पार्टिकल अगर वहां है तो सारी वेव का वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होके वहां पर ज्यादा एम्पलीट्यूड बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसी वेव है तो पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हैं, लेकिन पोजीशन बताए तो मोमेंटम खो गया, मोमेंटम बताए तो पोजीशन खो गया। ऐसी सिचुएशन है, क्या करे, पार्टिकल ले वेव ले क्या ले अभी पता नहीं। इसीलिए तो नाम दे दिया भैया, वो पार्टिकल भी नहीं है वो वेव भी नहीं है, वो दोनों है, ठीक है। ओके, चलिए तो ये डिस्कशन तो यहाँ पर खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में देखेंगे कि उसका पार्टिकल नेचर कैसे कंफर्म किया गया बाय डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।